हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शिवराम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। आज हम बात करने आए हैं यहाँ पे 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक 2, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कि चार्ज रेस्ट पे है तो उसने क्या किया था, प्रॉपर्टी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब वो क्या फोर्स लगाएगा, सेकंड वीडियो इस बारे में होगी। मोस्टली न्यूमेरिकल्स बेस्ड यहाँ से आते हैं। टॉपिक जो आपका बनना स्टार्ट होता है ये फिजिक्स का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, एक बार बेसिक सा देख के फिर सेकंड वीडियो पे आने का फायदा ज्यादा रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, बाकी प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा। 12th क्लास की प्लेलिस्ट अलग से बनेगी। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ से। और स्क्रीन ले आता हूं आपके सामने। अब चार्ज के बीच में जो फोर्स दिया था, दैट्स कूलॉम्स लॉ इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था। क्या कहा देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस ध्यान रखना, ये बड़ी चीज वैल्यू है, is directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between them। क्या हुआ, इसने क्या कहा देख कि Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब पॉइंट की तरफ दिखेंगे हमें। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनके बीच लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, 1/r²। और फोर्स डिपेंड भी कर रही थी मीडियम पे भी। तीन चीजें उसको देखने को मिली सर। तो उसने यहां से लॉ बना दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई r²। यही आपने लिखा है। The force of interaction is directly proportional to the product of magnitude of charges and square inversely proportional to square of distance between them। ओके सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज k Q1 Q2 बाई r²। और ये जो k है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्बिक कांस्टेंट। कौन सा नाम आपको अच्छा लगे वही ले लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, या हम बोलते हैं कूलम्बिक, CULOMBIC कांस्टेंट। और आज हम इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू पढ़ेंगे। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सिर्फ यही वैल्यू हम पढ़ेंगे। बाकी और भी वैल्यू है, कहाँ वेरी होता है, क्योंकि के क्या है, के मीडियम पे डिपेंड करता है, यही तो क्वांटिटी है। तो मीडियम के हिसाब से के कैसे चेंज होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां रिलेटिव परमिटिविटी अपना टॉपिक होगा। क्लियर है ये बात? ओके सर। तो ये के है वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे गैस कांस्टेंट होता है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। के है वो मीडियम के हिसाब से वैल्यू चेंज कर लेगा, इसलिए इट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं आपके लिए, नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। और जो के की वैल्यू है, ये वैल्यू ये होती है हमारे लिए फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम में। कई बार एयर और वैक्यूम हम इक्वल लेके चलते हैं। अब यहां से देखें, जो फार्स का फार्मूला आया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r²। अगर सब कुछ ये तीनों ही चीज कांस्टेंट कर दें हम, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आया ना? इसका मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और इसका ग्राफ क्या रहेगा, कुछ इस टाइप से स्लोप रखेगा। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर जो आपने फार्मूला लिखा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो वेक्टर बन गया, राइट हैंड साइड तो कोई वेक्टर आया ही नहीं। तो इसी को कूलॉम्स लॉ ने वेक्टर फॉर्म में भी समझाया, बड़े अच्छे से समझाया। उसने कहा कोई नहीं, हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे जो डायरेक्शन दे देगा। अब दोनों तरफ वेक्टर बन गए, तो देखिए क्या रिलेशन निकल के आता है F12 F21 के बीच में। F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पे जो फोर्स 2 लगाएगा। F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सर एनसीईआरटी में पोजीशन वेक्टर ले रखा है R12, अरे मारो गोली, ऐसा नहीं करेंगे। पहले F12 निकालते हैं सर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या फार्मूला होगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई r²
इंटू आर, कौन सा यूनिट वेक्टर जो F12 की डायरेक्शन बता दे, यानी F12 इधर है, इधर का वेक्टर। अब इधर वेक्टर कौन सा होगा सर, हम कैसे लेते हैं, 2 से 1 चल रहे हैं तो R2 1, 2 से 1। हालांकि कब बुक्स में अलग अलग नोटेशन है कि कोई R12 बोलता है, कोई R21 बोलता है, हम R21 2 से 1 जहां से जहां चल रहे हैं वही की बात। तो R21 यूनिट वेक्टर। ओके सर, यूनिट वेक्टर क्या देता है, ये कैप जो लगाते हो ना आप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो सोल्व करते हैं इसको, यानी F12 जो मेरे पास निकल के आता है दैट इज के Q1 Q2 इंटू R21 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब R21 क्या है, R वेक्टर के इक्वल ही तो है मैग्नीट्यूड में, तो यहां क्या होगी, R की क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली क्या हम F21 भी निकाल सकते हैं, बताइए बच्चा पार्टी। सर बच्चों की पार्टी, यस बच्चा पार्टी। तो इस बार मुझे यूनिट वेक्टर चाहिएगा R21 की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 2 R1 2। चलिए सर, के Q1 Q2 बाई में डायरेक्ट लिख लू क्या, R क्यूब ऐसे ही करके क्या हो जाएगा, R1 2 वेक्टर। अब मुझे पता है R12 एंड R21 दोनों ही कैसे वेक्टर है सर, अपोजिट वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन रिवर्स है। तो मैं R12 को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस R21, अपोजिट वेक्टर तो ऐसे लिखे जाते हैं, यहां पुट कर दीजिए। तो F21 की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस, अरे माइनस R21 वाला ले लिया मैंने पहले, के Q1 Q2 डिवाइड R12 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस R21, माइनस पहले लिख चुका हूं, R21 डिवाइड बाई R की पावर 3। जरा इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, ये वैल्यू और इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या सेम है, हाँ सर सेम। तो इस पूरे की जगह मैं F12 लिख सकता हूं, यानी यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12, बस यही। यानी दोनों चार्जेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे फोर्स। कई बार रेशियो पूछा जाता है तो किस रेशियो में लगाते हैं, हमेशा 1:1। बहुत बार क्वेश्चन घुमाया जाएगा, वो बोलेगा एक चार्ज 2 कूलम का है, मान लो एक चार्ज 4 कूलम का है, पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो दूसरा कितना लगाएगा, अरे सेम लगाएगा। चार्ज अकेले फोर्स के कारण नहीं, दोनों की प्रोडक्ट के कारण लगता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन करेगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा दोनों फोर्सेज का रेशियो क्या रहेगा, 1:1, इक्वल और अपोजिट फोर्स से लगाएंगे। ये हमें गुलाम चाचा ने पहले ही बता दिया है, हमें बोला है सतर्क रहो, सावधान रहो, है ना। ऐसा कौन सा एपिसोड आता था, अरे सर बड़ा पॉपुलर है क्राइम पेट्रोल, हम बड़े देखते हैं, है ना, हमारे अंदर जीनियस छिपा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं सर, दो चीजें, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी रिलेट है। अगर 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो तो आपको नीड ही नहीं है, आधा चैप्टर आपको वैसे ही आता है। लेकिन अगर 11th क्लास में नहीं पढ़े हो तब बबुआ थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना। हाँ सर, मैं नहीं पढ़ता था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। फिर घर वालों ने ऐसा बैंड बजाया मेरा, क्या ही बताएं, है ना बबुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपने देखा होगा सर, एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी है, वो मेरे जी की वैल्यू क्या होती है सर, जी की वैल्यू तो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत छोटी होती है, इसी छोटी वैल्यू के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स बेचारा सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, इसे कमजोर कोई फोर्स ही नहीं मिली, क्या करे। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे अभी भी पढ़ा था, कूलम्बिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं सर। के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, मैं जल्दी बोल जाता हूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहेगी। जबकि के है ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, हम पहले लिख चुके। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो मैं इधर ग्रेविटेशनल की फोर्स की बात कर लेता हूं, इधर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेता हूं। सर सिमिलरिटी, पहली बात
दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे, दोनों में नीचे आर स्क्वायर है, देख लीजिए आप। यस सर, क्या बारीक ऑब्जर्वेशन दिखाई। सेकंड सर, दोनों बोथ एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, यानी दो चार्ज है चाहे मास है, वो किस फोर्स पे, किस लाइन पे एक्ट करेंगे, जो सेंटर को ज्वाइन करेगी। ये नहीं बोलना जैसे ऊपर से एक्ट कर जाएगी नीचे, नहीं, उस लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे जो सेंटर को ज्वाइन करती होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। डिफरेंस क्या है सर? पहले चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स यह हमेशा अट्रैक्टिव होगा सर, फोर्स भाई मास के कारण लगता है, जबकि ये क्या होगा, इंट्रैक्टिव होगा सर। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये इसके मूड की बात है, और रिपल्सिव भी हो सकता है, इसी का तो मूड है सारा का सारा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भी क्या और क्या सर। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसको मीडियम पे इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा ले लीजिए, इसकी वैल्यू तो नहीं बदलनी, जबकि यहां पर बात करूं तो सर ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड जरूर करेगा, क्योंकि के है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर? ओके सर, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट के रूप में। फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई टू एफ जी। ओके सर, कोई इश्यू नहीं। एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो निकालना है सर, दो इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है। एफ ई क्या होगा, के, पहले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, दूसरे पे भी ई, दोनों आर डिस्टेंस पे, दोनों के बीच की दूरी क्या ले ली हमने, आर है। तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना सर, जी मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे के की वैल्यू 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर, डिवाइड बाई जी 6.67 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 31, और इसका स्क्वायर। चलो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन थोड़े से दूर दूर हैं, तो हम मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेता हूं मैं। कैसे करते हैं सर, 9 इंटू 10 इज टू पावर 9, 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है सर, हमें तो बताया था 256, 2.56 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 38, डिवाइड बाई 6.7, ऐसे लिख लो 6.7 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 11 इंटू 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10 की पावर माइनस 62। जरा सोल्व करते हैं सर, 9 से गया ये 9 आएगा, और यहां से 9 से अगर इसको हटाऊं, पहले तो पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आया सर, एक पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ओके, पॉइंट सारे खा गए हम। 9 से देखें तो लगभग लगभग 9 टू जा 18 बच के, सारा बच के 7 से इधर 9 इधर लगभग 8, एंड ये लगभग 60, लगभग 0.4, ऑलमोस्ट हमें पावर से डील करनी है। 38, 38 में से 9 और एक 10 गए तो 10 की पावर, 38 में से 10 गए तो सर 28, माइनस 28 तो ऊपर बच गया, नीचे आ जाइए, माइनस 62 है, ये 2 जीरो, तो माइनस 60 ऊपर आएगा सर, तो प्लस का 60। ओके सर, ये 0.4 नहीं 4 बचेगा आई थिंक, कर लीजिएगा। 4 इंटू 10 की पावर कितना बचा सर, 42 है क्या कोई ऑप्शन? अरे वाह सर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए निकाल लो, या दो प्रोटॉन के लिए निकाल के देखो, वो आपका होमवर्क है, ट्राई जरूर करो, ठीक है। मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन जरूर यूज कीजिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक चार्ज है Q को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन, फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। ओके सर,
टोटल चार्ज क्यू था, मैं मान लेता हूं ये एक्स है चार्ज, तो ये बचेगा क्यू माइनस एक्स। तो फोर्स क्या होगा, कोई बताएगा मुझे सर? फोर्स होगा इनके बीच के इंटू पहला चार्ज इंटू सेकंड चार्ज डिवाइड बाई उनके बीच की सेपरेशन। बोला फोर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। सर फोर्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम चीज के लिए क्या निकालते हैं सर? डिफरेंशिएशन करते हैं। भाई वाई चीज है, वाई को एक्स पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स कितना तोड़े, एक चार्ज को कितना ले। तो वाई अगर एक्स पे डिपेंड कर रही है तो डी वाई बाई डी एक्स को जीरो इक्वल पुट करके मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे या मिनिमम। और मैक्स या मिनिमम कैसे पता चलता था सर? उसका डबल डिफरेंशिएशन करते थे हम, और अगर ये लेस देन जीरो आए तो मैक्सिमम और ग्रेटर देन जीरो आए तो मिनिमम। नोट कर लीजिएगा इन बातों को, 11th क्लास में बड़ा क्या है। तो डी एफ बाई डी एक्स निकाल लू डिफरेंशिएशन, के बाई आर स्क्र तो कॉन्स्टेंट है बाहर आया, यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं यही ऊपर ही, के बाई आर स्क्र इंटू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्र। इंटीग्रेशन में आएगा सर ये क्या बचेगा, क्यू माइनस 2x, ओके सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बोल दिया क्या मैंने। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करना है सर, ये साइड टर्म जीरो, यहां से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारे पास क्यू बाई टू, यानी चार्ज को डिवाइड कर दीजिए हाफ हाफ, तब उनके बीच फोर्स लगने वाली मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैक्सिमम है कि मिनिमम में है, देखे तो सर डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी स्क्र एफ बाई डी एक्स स्क्र, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये टर्म बची थी, क्या आएगा -2 विच इज लेस देन जीरो, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो चार्ज को हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिएगा, उनके बीच फोर्स अपने आप क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्यू बाई टू मैं इसको दूंगा, क्यू बाई टू मैं इसको दूंगा। क्लियर है ये चीज? यस सर क्लियर है हमारे पास। चलिए आगे, थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है? नॉट अप्लीकेबल ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस। सिर्फ और सिर्फ ये लॉ हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। क्या होता है सर पॉइंट चार्ज? अरे जो पॉइंट की तरफ जिसकी डायमेंशन हमें दिखाई ना दे। क्या आपके पेन है पॉइंट चार्ज? अरे पेन है या व्हाइट बोर्ड है ये पॉइंट चार्ज है? सर अगर बहुत दूर से देखे तो पॉइंट की तरह ही दिखेगा ना, इसकी लेंथ विड्थ नहीं होगी। तो यस दिस इज ए पॉइंट चार्ज, लेकिन डिपेंड करता है हम देखते कहां से। 2 किलोमीटर बाद देखते हैं, वही बात है। इन्फिनिटी कहाँ है, इन्फिनिटी की साइज क्या है किसको नहीं पता है। हम तो कंपेयर करते हैं दो चीजों को कि इसके मुकाबले ये चीज इनफाइनाइट टाइम्स बड़ी है। वैसे पॉइंट चार्ज कहाँ से दिख रहे हैं डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया, एक्सटेंडेड चार्ज, नाम लिख देता हूं एक्सटेंडेड चार्ज, यानी ऐसे चार्ज इस पे अलग अलग दिखाई दे मुझे, तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं है। इसके लिए फिर गोल्स लॉ वगैरह बाकी चीजें आती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम। सेकंड, टू अप्लाई दिस लॉ, यह लॉ अप्लाई करने के लिए कम से कम एक चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। देखो तीन केस हो सकते हैं, या तो दोनों चार्जेस हमारे रेस्ट पे हो, या एक चार्ज हमारा मोशन में हो और एक चार्ज रेस्ट पे हो, या फिर दोनों ही चार्ज क्या हो मोशन में हो। तो कूलॉम्स लॉ कहां लगाए सर? दोनों रेस्ट पे है, वैलिड है। एक मोशन एक रेस्ट पे है, वैलिड है। दोनों मोशन में चाहे मोशन कैसा ही हो, ये लॉ वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर? ओके सर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? देखो, इन ए सिस्टम ऑफ अनचार्जेज, टोटल फोर्स निकालो किसी एक चार्ज पे, तो सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होगा जो बाकी बचे हुए चार्जेज है ना उन्होंने उस चार्ज पे लगाया होगा। जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर मैं F21 निकालना चाहूं, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, तो क्या होगा सर? पहला चार्ज फोर्स लगाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा करो F21 होगा ये तो, टोटल फोर्स सेकंड चार्ज पे F21 के कारण होगी। अब मैं एक काम करता हूं इसी सिचुएशन में, यहां पर Q1 है, इसी को Q2 है, यहां पर एक और चार्ज ले आया Q3। अब मुझे नेट फोर्स बताओ 2 पे क्या होगी? तो आप कहोगे सर 2 पर तो 1 ने लगाया है तो F21 प्लस में 2 पे 3 ने भी लगाया होगा तो F23, यानी टोटल फोर्स किसी भी चार्ज पे वो बाकी बचे हुए चार्जेस के फोर्सेज का वेक्टर सम है। क्लियर? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है। तो अगर हम अन्य चार्जेस ले लें ऐसे ही, कैसे?
Q1 ले लिया, Q2, Q3 एंड ऐसे ऐसे करते गए Qn चार्ज ले ले। तो फोर्स जो nth चार्ज पे लगेगी वो होगी सर Fn1 पहले चार्ज के कारण फोर्स लगी, प्लस Fn2 सेकंड चार्ज के कारण लगी, प्लस Fn3 प्लस Fn, और लास्ट वाला कौन सा लगेगा, n-1 वाला फोर्स लगाएगा। भाई कौन सा चार्ज लगाएगा, n-1। Fn तो खुद हम उस पर देख रहे हैं ना। तो टोटल इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है, और इसी पे काफी न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन पूछे भी जाते हैं। तो हम टोटली 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की क्लास में, और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। पहला होगा हमारे पास पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल, सेकंड होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम टाइप न्यूमेरिकल, और थर्ड होगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वीडियो में बने रहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो देखें कंप्लीट जरूर। और इसकी वर्कशीट मैंने शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब टाइप 1 में हमें पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल देखने हैं। क्या होगा इसमें, आपको डायग्राम मिलेगा कि फाइंड एफ नेट चार्ज प्लेस्ड एट एनी ऑफ द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए हैविंग प्लस क्यू चार्ज ऑन ईच वर्टेक्स। किसी पर भी हम मान लेते हैं सी पे निकाल रहे हैं। इस टाइप में क्या होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले तो डायरेक्शन देखिए सर, ए वाला सी को रिपेल करेगा तो क्या डायरेक्शन ये रहेगी, एफ सी। बिल्कुल सर, रिपेल करेगी। एफ सी का मतलब है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और बी वाला भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन एफ सी बी। तो पहले इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या होगा सर, एफ सी ए, डायरेक्शन पता लगी, के सी और ए पे कौन कौन सा चार्ज रखा है सर, सी पे भी क्यू है, ए पे भी क्यू है। तो क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी हुई, ए स्क्वायर। भाई ईच लेंथ क्या है, ए है ना। ओके, तो एफ सी ए मेरे पास आता है सर के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। सिमिलरली अब सी बी निकालिए जरा। अब सी बी क्या आएगा सर, के सी पर भी क्यू चार्ज है और बी पर भी क्यू चार्ज है। अगेन क्यू इंटू क्यू बाई में ए स्क्वायर मीन्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुई बात। अब हम देखें तो दोनों ही क्या है, इक्वल है। मीन्स एफ सी ए शुड बी इक्वल टू एफ सी बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इनको मैं एफ दे देता हूं नाम। डायरेक्शन देखो अलग अलग है, एफ सी बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एफ सी ए किसी एंगल पे। अब नेट फोर्स निकालना मुझे, एफ रिजल्टेंट। तो सर क्या करें, मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या करूंगा, दो वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम ला लगा दूंगा। पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। ओके सर। अब ट्रायंगल है इक्विलेटरल, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच में, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या आया सर, एफ सी बी और एफ सी ए मैंने क्या माना था सर, दोनों एफ के इक्वल मान लिए थे हमने। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस में 2 इंटू दोनों को एफ इंटू एफ और कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे भी क्या हुआ एफ स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है सर, एफ में कॉमन लूंगा, एफ स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो ये बना सर 3 एफ स्क्वायर अंडर द रूट, यानी √3 टाइम्स ऑफ एफ। और एफ की वैल्यू ऊपर क्या थी सर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल, जो हमने निकाल चुके हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा कहां पे आया, √3 इंटू एफ की जगह क्या लिख सकता हूं, के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। ये हमने नेट रिजल्टेंट फोर्स से निकाल दिया, लेकिन ये मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन नहीं निकाली। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं याद है, अगर याद नहीं है तो पैरेललोग्राम लॉ में बता देता हूं। सर डायरेक्शन में क्या होता था, एक वेक्टर अगर यहाँ पे है, एक वेक्टर दूसरा है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, तो डायगोनल जो रिजल्टेंट था अपोजिट वेक्टर ये देता था हमारा। और ये एंगल बीटा, यहां से डायरेक्शन निकालने का फार्मूला था टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी
कोस थीटा। तो यहां पर इसी फार्मूले में पुट करके देखो अगर मैं, तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ जाएगा सर? अब बी कौन सा वेक्टर ले लो, दोनों एफ के इक्वल है मैग्नीट्यूड, तो एफ साइन 60 डिवाइड बाई में ए क्या है, एफ ही तो है, बी भी क्या है हमारा, एफ कोस 60, एफ एफ कॉमन कैंसिल आ जाएगा, ये क्या आएगा सर 1/√3, यानी बीटा शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। फिर टेंजेंट की 1/√3 कहाँ होती है, थोड़ा स्पेस कम है, 1/√3 30 डिग्री पे। और वैसे भी दोनों फोर्स जब इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में कहीं आता है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। ये फार्मूला आप याद भी कर सकते हो, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का फार्मूला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब की बार सर माइनस क्यू पे फोर्स पूछ लिया, ठीक है कोई इश्यू नहीं है, प्लेस एट द वर्टिस। बी वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, मींस मैं ऐसे लिख दूं एफ ए बी कुछ इधर होगा और एफ ए सी कुछ इधर होगा। नोटबुक लेके बैठे हो तो स्क्रीन को पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा। मैं तो ऐसे करता हूं, जब भी मुझे कुछ सीखना हो मैं स्क्रीन को पॉज कर लेता हूं, फिर अपना सोल्व करता हूं, फिर अगले का फटाफट फटाफट आंसर तक पहुंचता हूं। और अगर आंसर मैच हो गया तो मैं ओके रिपोर्ट, नहीं है तो फिर मैं गलती देखता हूं। तो आप भी ऐसा कीजिए। एफ ए बी क्या आएगा फिर से बताओ सर, के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू लिखूंगा, नहीं सर मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, साइड ए है भाई, ओके। तो ये आया सर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगेन एफ ए सी निकालना चाहूं तो वो भी क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब है एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी, दोनों को मैं एफ के इक्वल पुट कर दूं, मान लेता हूं, तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या आएगा सर, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस में 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कोस 60 डिग्री। दोनों के बीच में ट्राइंगल में एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। सारे फोर्स एफ के इक्वल है तो मैं पुट कर देता हूँ, लेट नहीं करता हूँ, फिर एज इट इज है एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ को 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा सर मेरा √3 एफ स्क्वायर। एफ बाहर आया तो √3 एफ, एफ की वैल्यू यहां से देख लिया मैंने ऊपर, तो सर यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं √3 टाइम्स ऑफ एफ, एफ की जगह लिख दूं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज द आंसर। डायरेक्शन के लिए मुझे पता है दोनों फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा 30 डिग्री पे। निकालना चाहो तो वही तरीका रहेगा आपका, सर टेंजेंट बीटा निकाल लीजिए, क्या था बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। और ए और बी दोनों क्या है, फोर्स ही तो है, एक वेक्टर को ए मान लेते हैं, एक वेक्टर को बी मान लेते हैं। बी कौन सा होगा, ए जिसके साथ बीटा एंगल बना रखा है, एंगल जो निकलेगा ना ये बी, ये ए वेक्टर के साथ निकलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं सर, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस एट द कोऑर्डिनेट। ओके सर, माइनस क्यू पे चलो फिर से सर, डी वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा, एफ सी डी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे रहे हैं, एफ सी बी इधर खींचेगा और एफ सी ए अलोंग द डायगोनल खींचेगा सर इसको, ये लीजिए एफ सी ए। पहले मैं एफ सी डी और एफ सी बी को सोल्व करता हूं, एफ सी डी और एफ सी बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए इज द साइड, दोनों का ये आएगा, मैं दोनों को ऑफ पुट कर लेता हूं। तो रिजल्टेंट जो निकालोगे क्या आना चाहिए, वो रिजल्टेंट आना चाहिए फिर से एफ सी डी का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट एफ लिख रहा हूं, एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी डी इंटू एफ सी बी इंटू कोस एंगल कितना होगा 90, कोस 90 जीरो, तो ये टर्म तो पूरी जीरो, सर ये होगा √2 टाइम्स ऑफ एफ। ओके, अब एफ सी ए निकाल लेता हूं सर मैं, एफ सी ए क्या होगा, अगेन सर के क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू नहीं लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। डिस्टेंस सर डायगोनल कितनी डिस्टेंस होता है सर, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। इसका स्क्वायर करते हैं
2a² FCA मिल गया मुझे। मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको 1/2 इंटू अफ लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि अफ हमारा क्या था ऊपर देख लीजिए k² / a² को अफ ए तो लिखा था हमने। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा अफ नेट। सर रेजल्टेंट फोर्स भी इधर ही आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। एफ आर प्लस में एफ सी ए, तो 1/2 अफ प्लस में √2 टाइम्स ऑफ अफ, इट बिकम्स 1/2 प्लस में √2 अफ, और अफ की वैल्यू पुट करते ही क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में √2 अफ की वैल्यू k²/a² इज द आंसर। भाई मैं क्यों बार बार करूं ट्राई, सर इधर भी एफ है इधर भी एफ है, तो मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। तो 45 डिग्री पे, और डायगोनल पे कहाँ होता है 45 डिग्री पे। आप क्रॉस चेक कर लिया करो क्या एंगल सही है, क्या सेम डायरेक्शन सच में आ रही है। बाकी इतना हार्ड क्वेश्चन बोर्ड में तो देता नहीं। कंपटीशन के लिए तो मैं बोलूंगा कि हर एक चीज को वेरीफाई करके चलो, कहाँ क्या दिमाग घुमा दे कोई आइडिया नहीं होता। फॉर सिमेट्रिक शेप के लिए चार्ज अगर सेंटर पे रखा है तो उसमें नेट फोर्स लगेगी 0 हमेशा ध्यान रखना। आपस में कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखो अगर ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा तो दूसरा इधर रिपेल कर देगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा तो जो यहां रखा है ये नीचे रिपेल, इक्वल और अपोजिट लग जाएंगे। माइनस होता तो भी सेम है, एक अट्रैक्ट करता दूसरा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। ऐसे इसके साथ होगा सर, ये वाला इधर अट्रैक्ट रिपेल करेगा अगर सेम चार्ज है, ये वाला इधर करेगा ऊपर वाला नीचे करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे बीच में आएगा कहीं, और वो और ये इक्वल होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम इसमें इधर भी लगाने वाला इधर सारी तरफ सेम सर सेम सर। तो नेट फोर्स होता है सिमेट्रिक शेप में वो 0 हो जाता है। चलिए फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। ओके सर, क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या चारों कॉर्नर पे सेम साइज, नहीं सर नहीं है। तो देखिए ए, मैं इसको नाम दे दूं एफ ए, किधर लगाएगा इस पे फोर्स, रिपेल करेगा, एफ ए की डायरेक्शन ये रही। एफ बी क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, एफ डी क्या करेगा इधर रिपेल करेगा, और एफ सी इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, तो मुझे क्लियर दिख रहा है सर, एफ बी एंड एफ डी तो कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल ईच अदर, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है। मिड पॉइंट से डायगोनल की डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डायगोनल होता है √2 टाइम्स ऑफ ए, तो मिड पॉइंट से क्या हो जाएगी सर a/√2, 2 से डिवाइड कर देंगे, बस हाफ डायगोनल दोनों में सेम, तो ये तो कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स मिलेगा मुझे, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज वो मुझे एफ सी प्लस एफ ए को ऐड करने से मिलेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। एफ सी फोर्स ड्यू टू सी क्या हो जाएगा सर के क्यू इंटू क्यू बाई में डिस्टेंस क्या होगी सर सी से ए की दूरी, सी ओके सी से ओ की दूरी आधा डायगोनल है, हाफ डायगोनल की डिस्टेंस क्या होती है सर, पूरा डायगोनल होता है हमारा √2a। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, नीचे वाली साइड ए है ये भी ए है, तो पूरी ए सी मेरे पास क्या आएगी a² प्लस a² यानी √2 टाइम्स ऑफ ए। तो ए सी का हाफ क्या हो जाएगा सर, क्योंकि हाफ वो तो मिड पॉइंट है, a/√2। तो सर यहाँ पे लिख दूं a² / √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा। एफ ए भी एज इट इज 2k³ इंटू q/a², क्या आंसर आया 4k³ कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या नेट फोर्स के लिए, रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स, यस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम टाइप न्यूमेरिकल, कि तीसरा चार्ज है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे रहेगा, उस पर नेट फोर्स लगेगी, इसके कुछ शॉर्टकट भी करेंगे। देखिए बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मैं तीसरा चार्ज कहाँ, अच्छा तीसरा चार्ज भी सेम चार्ज है ये, इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा, मैं बता देता हूँ इसने लिखा। तो मैं ऐसे करता हूँ इस प्लस क्यू चार्ज को मैं 3 जगह रख लेके के देखता हूँ, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, ए बी सी। क्या ए पर प्लस क्यू चार्ज रखना पॉसिबल है, भाई 1 क्या है ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये कितना है +4 क्यू चार्ज है। तो सर देखिए 1 वाला
इसको इधर रिपेल करेगा, F1, F2 भी इसको इधर ही रिपेल करेगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे, कभी रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, मतलब कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सी पे देखिए जरा, अगर सी पे क्या और चार्ज रख दिया प्लस का मैंने, चाहे माइनस का भी रख लो कोई नहीं, वो तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी। तो सर 2 इधर डायरेक्शन लगाएगा, फोर्स 1 भी इधर लगाएगा, क्या रिजल्टेंट कभी जीरो आ सकता है? सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऐड होंगे सर, और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड माइनस में होगा नहीं। बी पे पोजीशन पॉसिबल है, तो बी की डिस्टेंस मैंने मान लिया यहाँ से क्या है, एक्स है। अगर ये एक्स है, एक सेकेंड, ओके, तो ये डिस्टेंस बची हुई क्या हो जाएगी मेरी, आर माइनस एक्स। चलो अब बी पे क्या होगा सर, F1 कुछ इसको इधर तक आएगा, F2 कुछ इधर, मुझे F1 F2 निकाल लेता हूं। F1 क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू बाई में डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर। F2 क्या होगा सर, के इंटू चार्ज है 4Q इंटू क्यू बाई में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेट फोर्स होने के लिए दोनों को इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। इसका मतलब सर के क्यू क्यू बाई में एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के 4Q क्यू बाई में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई F1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, F2 के इक्वल। चौकट्टा काट दीजिए, लीजिए, यहां से मेरे पास आया सर आर माइनस एक्स बाई में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2। दोनों पॉसिबिलिटी पुट करके देखते हैं। आर माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, एक बार मैं +2 ले रहा हूं, डायरेक्ट मत करना कोई भी क्वेश्चन। आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x एंड आर माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x। यहां से आर की वैल्यू आई सर x के इक्वल, ओके, यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी 3x के इक्वल, यहां से आर की वैल्यू आई है मेरे पास -x के इक्वल। तो x की वैल्यू सर यहां से r/3 रही मेरी, और यहां से x की वैल्यू हुई -r। -r तो पॉसिबल होगा नहीं, -r का मतलब है पीछे जाऊंगा कहीं, यानी ए की तरफ। ए की तरफ क्या होगा सर, माइनस है ना, हम 1 पे खड़े हैं, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया फोर्स की डायरेक्शन सेम है सर ए पे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू r/3। इसका शॉर्टकट भी है, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, सेम चार्ज, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो उनमें इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर निकालनी है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ये कहां से डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, स्मॉलर चार्ज से, ये होगी Q1 का रूट डिवाइड बाई √ Q2 माइनस √ Q1 इंटू लेंथ, उनके बीच की डिस्टेंस। वेरीफाई करते हैं ऊपर वाले न्यूमेरिकल को देख के, x इज इक्वल टू Q1 का रूट क्या है सर, √Q1 अपॉन Q2 क्या है, 4Q का रूट क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू √Q माइनस √Q इंटू L, सॉरी यहां प्लस होगा, सॉरी यहां पे प्लस होगा, √Q कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर से, तो क्या बचेगा 1/2 + 1 इंटू में L, डिस्टेंस तो R थी ना, सॉरी क्या चल रहा है सर, R/3, क्या यही हुआ है, बिल्कुल। तो ये शॉर्टकट है, आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सर, इस बार एक प्लस चार्ज दे दिया मेरे को, यानी ये क्यू है प्लस का, तो ये माइनस का 9Q है। अब की बार कहां रखूं प्लस Q चार्ज को, यहां पे भी क्या है प्लस Q चार्ज ही है। सर फिर से 3 केस बनाते हैं, ए पोजीशन, बी पोजीशन, और मैं जानबूझ के स्मॉलर चार्ज के पास रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुक्के लगा रहा हूं, नहीं सर, क्योंकि मुझे पता है स्मॉलर चार्ज बेचारा कम फोर्स लगाएगा। देखिए ए पे, सर ए पर अगर मैंने प्लस Q चार्ज रख दिया, तो सर Q1 इसको इधर धकेल ले गए, और Q2 इसको इधर खींचेगा, बिल्कुल जायज बात है, और Q2 बड़ा भी है 2 वाला, तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा भी होगी तो भी काम मेरा चल जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल है। बी पॉसिबल है क्या जरा, सर यहां अगर Q चार्ज रख दिया तो ये 1 वाला रिपेल करेगा और 2 वाला अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, पॉसिबल नहीं है, जीरो कभी नहीं आएगा। सी पे क्या होगा सर, F2 इधर लगाएगा
1 वाला रिपेल करेगा, क्या इक्वल हो सकते हैं कभी? नहीं सर। क्यों? एक तो सी पॉइंट 2 के पास में है, आर कम है, ऊपर से 2 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो 2 तो हर बार हैवी होगा, अप 1 से तो हर बार बड़ा आएगा वो। एक तो मैग्नीट्यूड बड़ा और डिस्टेंस छोटी, तो अप 2 तो हमेशा ही क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो यानी हम पोजीशन सिर्फ ए पॉसिबल है, तो मैं इधर एक्स को पॉजिटिव ले लेता हूं इस बार, और डिस्टेंस एक्स। तो अप 1 फिर से निकालते हैं सर हम। अप 1 क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बाई में एक्स स्क्वायर, एंड अप 2 क्या हो जाएगा मेरा? के क्यू इंटू, सॉरी, के इंटू 9 क्यू इंटू क्यू बाई में आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों नेट इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट पुट करते करते हैं इनको। के क्यू क्यू बाई में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 9 क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो कटता है काट दीजिए, मैं तो ऐसे ही काट देता हूं। यहां से मुझे टर्म मिलके आती है सर आर प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर से अगर रूट लूंगा तो दो केस बनेंगे, अलग से सोल्व करता हूं, मुझे तो मजा आता है सर। +3, और वैसे पता भी है मुझे आंसर का, बट करके दिखाने में जो मजा है वो अलग ही है। +3 एंड -3, तो यहां से r प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो r इज इक्वल टू सर मेरा 2x आया। x इज इक्वल टू मेरे पास एक तो आई है सर r/2। सेकंड लेते हैं, वो एंड का केस लगाते हैं। r प्लस एक्स इज इक्वल टू -3x, तो r इज इक्वल टू सर -4x, तो x इज इक्वल टू -r/4। कौन सा इसमें केस पॉसिबल है बताइए जरा? सर ये केस पॉसिबल है क्या? रॉन्ग। इस बार x किधर पॉजिटिव था? पीछे चल रहा हूं मैं, ए की तरफ पॉजिटिव लिया मैंने, लेंथ बढ़ाई है, तो r-4 तो कभी आएगा ही नहीं। क्या पॉसिबल होगा सर? x इज इक्वल टू r/2। इस पोजीशन पे रखेंगे हम सर, 1 से पीछे, 1 से पीछे को हमने प्लस लिया था। ये छोटी छोटी गड़बड़ ना बड़ी भारी पड़ती है। जरा शॉर्टकट देखते हैं। अगर दो डिसिमिलर चार्ज हैं तो उस केस में x निकालना है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। फार्मूला होगा √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू एल। इसमें माइनस उसमें प्लस, बस इतना ही फर्क है। ऊपर वाले में वेरीफाई करते हैं x की वैल्यू निकाल के। √Q1 तो मेरे पास q है, अपॉन √Q2 9q है, 9 का रूट करूंगा तो क्या आएगा? 3 इंटू क्यू माइनस √Q, डिस्टेंस है r। क्या है सर मेरे पास? q तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 इंटू r, r/2। ठीक है ना? तो ये r-4 कई बार हम गलत कर देते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। वैसे भी तुम पुट करके देखना चाहो तो पुट करके देख सकते हो सर, यहां से r की वैल्यू पुट कर लो, ऊपर फार्मूले में पुट करके देख सकते हो। बाकी ज्यादा हम करेंगे नहीं, इतनी स्क्रीन हमारे पास नहीं है, नोट्स भी तो शेयर करने हैं आपके पास। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं आज का भी और इस लेक्चर का भी। SHM टाइप न्यूमेरिकल, सिंपल हार्मोनिक टाइप है न्यूमेरिकल। कहीं चार्ज रखा हुआ है सर, ओके क्यू नोट। अगर मैं क्यू नोट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वन टुवर्ड्स वन ऑफ द चार्ज, मैंने इधर ज्वाइन कर दिया, क्यू नोट में नई पोजीशन पे ले आया, कितना? x। तो मुझे बताओ क्यू नोट SHM में होगा, 11th क्लास सिंपल हार्मोनिक मोशन, और SHM में होगा तो उसका टाइम पीरियड भी निकालो। ठीक है सर। SHM का मतलब है, SHM की इक्वेशन क्या होती थी? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस टाइप की इक्वेशन में आएगा सर ये। मैंने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इसको x पे, तो नई पोजीशन पे आएगा। अब नई पोजीशन पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, फोर्स इस पे बदल जाएगी। अब दोनों पहले क्या था? हाफ ऑफ डिस्टेंस पे थे, ए इधर से था, ए इधर से। अब ये डिस्टेंस तो हो जाएगी a माइनस एक्स, और 1 से चार्ज हो जाए डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस एक्स। एक से डिस्टेंस कम, एक से डिस्टेंस ज्यादा, क्या होगा सर? फोर्स बदल जाएंगे, एक कम हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। जिसकी डिस्टेंस कम हुई है वो ज्यादा। यानी मैं अगर इस पे बात करूं नई पोजीशन पे, तो अप 1 आगे की तरफ लगा,
अप टू पीछे की तरफ लगा, हाँ या ना, और अप टू बड़ा हो गया क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है। तो अगर अप टू निकालना चाहूं तो मेरे पास आएगा सर के क्यू क्यू, ओके क्यू नोट था ना हमारा पास चार्ज, ओके के क्यू क्यू नोट है सॉरी, अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपन क्या आएगा मेरे पास के क्यू क्यू नोट अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई? यही जरूरी था सर, नई पोजीशन पे फोर्स निकालो तो डिस्टेंस अब बीच में नहीं रही, ए नहीं रही, एक्स जिधर खिसकेगा उधर डिस्टेंस कम हो जाएगी, ए माइनस एक्स, और दूसरी तरफ से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसके कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। तो मेरे पास अफ नेट क्या हो जाएगा सर, अफ टू माइनस अफ वन, अफ टू माइनस अफ वन, क्योंकि अफ टू की डिस्टेंस कम हुई है। पुट करते हैं सर, तो के क्यू क्यू नोट कॉमन ले लिया, अंदर से बचा मेरे पास वन अपॉन, मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं फटाफट, के क्यू क्यू नोट एलसीएम क्या आएगा सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब क्या आएगा यहाँ पे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं ऊपर, के क्यू क्यू नोट बाई, ओके बाई तो बाद में है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करते हैं, काट देते हैं, तो हमारे पास आया सर के क्यू क्यू नोट फोर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब केस क्या है सर, एक्स है ना वो बहुत 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 कम है ए से, बहुत कम, स्लाइटली बोला ना इसने, स्लाइटली डिस्प्लेस, क्वेश्चन में लिख रखा है ना स्लाइटली, तो इसका मतलब एक्स क्या है, नीचे से नेग्लेक्ट कर सकते हैं सर हम, नेग्लेक्ट कर दीजिए, ऊपर वाले को नेग्लेक्ट मत कर देना, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, नेग्लेक्ट करने का मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो, और ऊपर जीरो रखते ही सब कुछ जीरो मत कर देना। तो अफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट फोर ए एक्स बाई में ए की पावर क्या हो जाएगी फोर, नीचे एक्स को जीरो रखते ही ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, की पावर फोर, ये गया सर थ्री। तो यहां से मेरे पास अफ नेट का फार्मूला निकल के आया है फाइनल सर, के क्यू क्यू नोट फोर एक्स बाई में ए की पावर थ्री। क्या ये सारी चीज कांस्टेंट है? तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, के डैश लिख सकता हूँ। जरा डायरेक्शन भी और देख लेते हैं एक बार, अफ नेट किधर आएगा मुझे ये बताइए, अफ टू बड़ा है ना अफ वन से, तो अफ टू इसको पीछे की तरफ खींचेगा ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दूं, कोई गलत तो नहीं होगा, पीछे की तरफ खींचेगा ना भाई। अफ टू किधर लग रहा है देखिए, डायग्राम में देखिए अफ टू किधर लग रहा है सर, अफ टू लग रहा है पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स भी मेरा पीछे की तरफ आएगा नहीं। तो इसको कंपेयर करूं अगर मैं एस एच एम की इक्वेशन से, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के डैश बोल देता हूं उसको भी भाई मैं एक्स, तो ये तो मैच हो गया सर। इसका मतलब क्या है सर, ये भी क्या है कि एस एच एम के ही फॉलो करेगा इक्वेशन। और टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम का फार्मूला अगर याद नहीं है तो टू पाई रूट में एम बाई के डैश होता है, के डैश वहां पे के है, तो यहाँ पे टू पाई रूट में एम बाई के की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, के डैश की जगह के क्यू क्यू नोट फोर बाई में एक क्यूब नीचे रखेंगे वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये रहा टाइम पीरियड। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। कोई टॉपिक नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, थोड़ी सी लेंथी हो गई है वीडियो, बट न्यूमेरिकल्स थे और न्यूमेरिकल्स टाइम लेते हैं, ऐसे जल्दबाजी की खाना पूर्ति करेंगे तो मजा नहीं आएगा, हर एक टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? थोड़ा सा हाथ सेट नहीं हो रखा आईपैड पे तो राइटिंग का इश्यू रहेगा, फिर भी कोई इशू है तो कमेंट है आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए है, पीडीएफ वहां पे मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए।